लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 12 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दूसरे दिन जब जुगनू सोकर उठा तो उसका मन आत्मग्लानि से भरा हुआ था। वो चाहता था कि चुपचाप वो घर से निकल जाए और किसी को मुंह न दिखाए, परंतु ज्यों ही कपड़े पहनकर जाने लगा कि शोभाराम ने उसे पुकार लिया। शोभाराम के पास उसे जाना पड़ा। शोभाराम ने उससे इधर उधर की बहुत सी बातें की, ऑफिस के हालचाल पूछे, इतनी देर तक कहाँ रहे ये भी खोद खोद कर पूछा। इस समय जुगनू की दशा चोर जैसी हो रही थी। वो कुछ झूठी कुछ सच्ची बातें बक रहा था। निसंदेह उसने शारदा के यहां जाने की बात नहीं बताई। तबीयत खराब होने का बहाना करके उसने नाश्ता भी नहीं किया और ऑफिस में आज काम बहुत है ये कहकर वो वहां से चल दिया। उसके जाने पर शोभाराम ने पद्मा देवी से पूछा, क्या बात है जगन, आज कुछ उखड़ा उखड़ा सा हो रहा था, तुमने कुछ कहा था क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। शोभाराम कुछ देर चुपचाप सोचता रहा। ये शुद्ध हृदय का तरुण अपने मन में कोई कुत्सा रखता ही न था। इसी से वो और बातें करने लगा। जुगनू का मन ऑफिस में भी नहीं लगा। वो अब यद्यपि पक्की तौर पर ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर था और शोभाराम के स्थान पर सेक्रेटरी का काम कर रहा था, पर आज वो सर्वत्र अपने को एक हीन व्यक्ति समझ रहा था। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो जहां बैठा है, जो कुछ कर रहा है और जहां रह रहा है, जो कुछ देख सुन रहा है, उन सब के लिए वो नितांत अयोग्य है। जैसे उसे अपने आप का मुलम्मा दिख रहा था। उसे ये याद करके अपने से एक सिहरन सी उठ रही थी कि जैसे अभी अभी सारी दुनिया इकट्ठी होकर चिल्लाकर कह उठेगी, अबे ओ भंगी के बच्चे, तेरी ये जुर्रत कि तू भले आदमी का ढोंग बनाकर यहां बैठा लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। वो अपने ही में सकुचाया सा, लज्जित सा, चुपचाप जैसे तैसे अपना काम करता जा रहा था। काम ठीक हो रहा है या नहीं ये भी वो नहीं जानता था। आज न उसने चपरासी से डांट डपट की थी, न किसी आगंतुक से बातें की थी। वो सब को टरका रहा था और नहीं जानता था कि क्या क्या कर रहा है। क्षण क्षण में उसके नेत्रों में शारदा का, परशुराम का, पद्मा देवी का चेहरा चलचित्र की भांति नाना रूप धारण करके आ रहा था। सारा दिन इसी प्रकार बीत गया। उसने कुछ भी नहीं खाया पिया। समय से पहले ही वो ऑफिस से निकल गया। अभी 3 ही बजे थे। वो कहाँ जाए समझ नहीं पा रहा था। अकस्मात उसने देखा कि वो स्टेशन के पास आ गया है। क्षण भर उसने खड़े होकर सोचा। सामने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की विशाल इमारत थी। वो किसी अज्ञात प्रेरणा के वशीभूत होकर उसमें घुस गया। ज्ञान सागर के उस भवन में घुसकर उसने देखा अनेक स्त्री पुरुष तरुण वृद्ध बाल अपनी अपनी रुचि और तबीयत के अनुसार पुस्तकें पत्र पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं। अनगिनत पुस्तकें अलमारियों पर सज रही हैं। एक बड़ी सी मेज के चारों ओर 50 पुरुष झुके बैठे कुछ पढ़ रहे हैं। कोई न किसी से बात करता है न कोई काम। पुस्तकालय के कर्मचारी फुर्ती से दौड़ धूप कर रहे हैं। एक के बाद एक पुस्तकें निकालकर नए नए आगंतुकों को देते जाते थे। जुगनू की अंतश्चेतना और नेत्रों के लिए ये सर्वथा नवीन था। उसने कभी पुस्तक पढ़ने का ऐसा दृश्य नहीं देखा था। स्वयं भी वो पुस्तक पढ़ने में रुचि नहीं रखता था। आज वो पहली ही बार ये अनुभव कर रहा था कि उसे भी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। सभ्य जीवन का जैसे एक भेद उस पर खुल रहा था। वो सोच रहा था, सभ्य जीवन वही नहीं है कि भले आदमी जैसे धुले कपड़े पहन लिए। ये तो जैसे कौआ मोर के पंख खोंस ले ऐसा हुआ। सभ्य जीवन के भेद तो इन पुस्तकों में हैं। इन पुस्तकों के ज्ञान को आत्मसात करने ही से तो लोग सभ्य शिष्ट बनते हैं। विविध विषयों पर अधिकारपूर्ण ढंग से बातें कर सकते हैं। उसने दिल्ली आने पर इन्हीं थोड़े दिनों में सभ्य समाज में प्रविष्ट होकर बहुत से विवादों को सुना था। उसी के चारों ओर बैठकर लोग धर्म, समाज, राजनीति, विज्ञान और साहित्य की भांति भांति की बातें कर रहे थे। वो उन बातों को तनिक भी नहीं समझ पाता था। उसका भेद उस पर अब इस पुस्तक भंडार को देखकर प्रकट हुआ। यों उल्टे सीधे शेर गजलें याद कर जरा सी गले दराजी के बल पर जो
वो अब तक वाहवाही लूटता रहा था, उसका थोथापन आज उस पर प्रकट हो रहा था। आज वो चाह रहा था कि इन सारी ही पुस्तकों को घोल कर पी जाए, इन सारी पुस्तकों का ज्ञान उसमें समा जाए। वो खोया खोया सा खड़ा था, किसी से कुछ कहना तो दूर, कुर्सी पर टेबल के नजदीक बैठने तक की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। इसी समय एक महिला ने उसके निकट आकर मुस्कुराते हुए कहा, आपको क्या चाहिए? महिला पुस्तकालय ही की कर्मचारिणी थी। युवती और सुंदरी, कोमल वाणी, प्रसन्न मुख, विनम्र चेष्टा और आदर से भरपूर शैली में उसने जो ये प्रश्न किया तो जुगनू से जवाब देते न बना। वो प्रश्न ही को नहीं समझा। महिला ने कहा, आपको क्या कोई पुस्तक चाहिए? जी हाँ, जुगनू ने कुछ अनिश्चित से स्वर में कहा। कौन सी पुस्तक? कोई सी भी। किस विषय की? जुगनू इन प्रश्नोत्तरों से घबरा गया। महिला ने हंसकर कहा, आप शायद पहली ही बार यहां आए हैं। जी हां, आप इधर आ जाइए, यहां बैठी। एक टेबल के पास उसे बैठने का संकेत करती हुई वो महिला लपकती हुई गई और कुछ रजिस्टर उठा लाई। उन्हें टेबल पर रखते हुए उसने कहा, ये पुस्तकों की सूचियां हैं, इनमें से आप अपनी पसंद की पुस्तक चुन लीजिए, मैं निकलवा दूंगी। जुगनू रजिस्टर के पन्ने उलट पलट करने लगा। महिला दूसरे काम में लग गई, पर बड़ी देर तक पन्ने उलटने पर भी वो किसी पुस्तक का नाम नहीं चुन सका। वो न किसी विषय को जानता था, न पुस्तक को। कैसे कोई पुस्तक पुस्तकालय से ली जाती है ये भी नहीं जानता था। महिला फिर आई। उसने पूछा, आपको कौन सी पुस्तक चाहिए? जुगनू ने सूची में एक पुस्तक के नाम पर उंगली रख दी। महिला ने उसका नंबर और संकेत चिन्ह नोट किया। कर्मचारी को वो नोट देकर कहा, ये पुस्तक निकाल दो, और अपने काम में लग गई। कर्मचारी ने एक बहुत भारी भरकम पुस्तक लाकर जुगनू के हाथों थमा दी। वो उसे पढ़ न सकता था, न समझ सकता था। वो बहुत साधारण उर्दू लिखना पढ़ना जानता था तथा अंग्रेजी में किसी तरह नाम लिख सकता था। एक दो प्राइमरी की पुस्तकें उसने पढ़ी थीं। हाँ, अंग्रेजी बोलने का अभ्यास उसका अच्छा था, परंतु आज तो उसकी हीन भावना का दिन था। आज वो अपने जीवन की हीनता ही हीनता देख रहा था। उसने यहां आकर देखा कि इस ज्ञान सागर में तो डुबकी लगाने की योग्यता भी उसमें नहीं है। आत्मग्लानि ने उसे अभिभूत कर लिया था। उसका मन हुआ कि वो जमुना में डूब मरे। वो उस बड़े से पोथे को खोले, उसे टेबल पर सामने रख आंखें चढ़ाए पढ़ने का ढोंग कर रहा था। पर वो पढ़ रहा था अपने अब तक के आत्मचरित्र को। वो अपना नग्न, असहाय, नगण्य, हीन व्यक्तित्व देख और उसे भली भांति समझ रहा था। बड़ी देर तक उसी भांति बैठा रहा। बहुत लोग आए, बहुत उठकर चले गए। इसका उसे कुछ भी ज्ञान न था। इस समय उसके मन में एक दुर्दम आकांक्षा उत्पन्न हो रही थी कि या तो वो ज्ञानार्जन करेगा या जान दे देगा। वो आकांक्षा संकल्प में बदलती जा रही थी और अंततः उसने संकल्प किया कि वो अपने भाग्य से लड़ेगा। भाग्य ने उसे जहां बैठा दिया है वहां से वो नीचे न गिरेगा। एक झटके के साथ वो उठ खड़ा हुआ और पुस्तक को यों ही टेबल पर छोड़कर चल दिया। सूर्यास्त हो चुका था। स्टेशन के बाहर सैकड़ों बत्तियों का प्रकाश फैल रहा था। कुछ देर वो चुपचाप खड़ा उस प्रकाश को और आने जाने वालों की भीड़ को देखता रहा। पैदल, मोटर, रिक्शा, तांगा, इन सब का तांता बंधा था। सब इधर से उधर दौड़ रहे थे। उसने अपने मन में कहा, सब जीवन की दौड़ लगा रहे हैं, केवल मैं चुपचाप खड़ा हूं, सूखे ठूंठ की भांति। नहीं नहीं, मैं इस प्रकार यहां खड़ा नहीं रहूंगा, दौड़ लगाऊंगा और सब दौड़ने वालों से आगे पहुंचूंगा। उसकी छाती में मानो कोई बिजली का करंट छू गया। वो तेजी से एक ओर चल दिया। एक स्कूटर खाली जा रहा था। उसे संकेत से रोक कर कहा, चलो 30,000, बंगला नंबर 310। उसने इस शान से ये शब्द कहे मानो वो कोई बड़ा अफसर हो। वो स्कूटर में बैठ गया। वो मजिस्ट्रेट जोगेंद्र सिंह के बंगले की ओर जा रहा था। किसी अज्ञात प्रेरणावश बिना ही सोचे विचारे उसके मुंह से उनके बंगले का नंबर निकल गया था। जब मजिस्ट्रेट जोगेंद्र सिंह के बंगले पर पहुंचा तो जोगेंद्र सिंह कहीं जाने को मोटर में बैठ रहे थे। उस दिन उनके मकान पर मुशायरे का खूब रंग जमा था, पर उस दिन के बाद जुगनू उनसे मिला नहीं था। इस समय अचानक उसे आया देख जोगेंद्र सिंह प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न मुद्रा से उच्च स्वर में कहा,
कमान मुंशी भाई, उस दिन के बाद से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। मजिस्ट्रेट साहब जोर से हंस दिए। आगे बढ़कर उन्होंने जगन का हाथ पकड़ लिया और कहा, अच्छा, कहीं जल्दी में तो नहीं हो? जी नहीं, आज फुर्सत निकालकर ही आपसे मिलने आया हूं। तो बैठो गाड़ी में। जुगनू स्कूटर वाले को देने के लिए पैसे निकालने लगा तो मजिस्ट्रेट ने उसे मोटर में धकेलते हुए कहा, तुम बैठो मुंशी, पैसे उसे चपरासी दे देगा। और वो स्वयं भी ड्राइव करने के स्थान पर बैठ गए। चपरासी को उन्होंने स्कूटर वाले को पैसे देने का संकेत किया और मोटर छोड़ दी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 12, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।